नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लैच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य की जो भर्ती निकली है उसकी तैयारी कैसे करें, यानी सब्जेक्ट के जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसकी तैयारी करने के लिए क्या रणनीति अपनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें, मैंने क्या रणनीति अपनाई और किस प्रकार मैंने अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से किया ताकि मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर सका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आरपीएससी कॉल लेक्चर 2014 मैथ्स टॉपर। तो सबसे पहले मैंने पेपर का जो एनालिसिस किया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो पेपर उसमें 10 टॉपिक हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, जिसमें से पिछली बार 19 क्वेश्चन आए थे। पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 10 क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 18 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस में 13 क्वेश्चन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 17 क्वेश्चन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में 7 क्वेश्चन, मैकेनिक्स में 17 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 14 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा में 15 क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 20 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल मिला के हमारे पास थे 150 क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब मैंने देखा कि ये हमारा पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन है वो है हाफ मार्क्स का, तो टोटल मिला के 75 मार्क्स का पेपर था। नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 1/3। हमारे एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से डिलीट होने वाले क्वेश्चन थे 5। तो अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो हमारे पास पेपर में बचे राइट क्वेश्चन 145। 145 में मैंने 14 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो मैंने अटेम्प्ट किए 131 क्वेश्चन और 131 में मैंने 13 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए थे। तो अगर 3 क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो एक क्वेश्चन सही गलत हो जाता है, तो 13 क्वेश्चन मैंने गलत किए, तो 4 क्वेश्चन मेरे 4.33 इतने क्वेश्चन मेरे सही वो कैंसिल हो गए। तो टोटल मिला के मेरे 17.33 इसमें से गलत हो गए और इस प्रकार लास्ट में कुल मिला के मुझे मार्क्स मिले 56.72। तो ये मेरे आउट ऑफ 75 में से मार्क्स थे। इसमें सबसे पहले अगर चर्चा करें कि 5 डिलीट क्वेश्चन हुए थे, तो 5 डिलीट क्वेश्चंस का बहुत अहम रोल होता है। अहम रोल ये होता है कि जैसे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन डिलीट हुआ था और हमें उनको मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना था। तो मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना था, तो श्योर था कि भैया ना मोस्टली सभी ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और सभी ने इसको अटेम्प्ट करने की भी ट्राई की होगी, लेकिन क्वेश्चन गलत था। तो ये एकमात्र क्वेश्चन था जो फर्स्ट राउंड में मेरा 1 मिनट खा गया था। बाकी मैं फर्स्ट राउंड में किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के कारण मेरा 1 मिनट से ज़्यादा इसने खराब कर दिया। दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। लगभग 1.5 मिनट होने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ने का डिसाइड कर लिया। तो मैंने इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस क्वेश्चन के लगा रहता कि ये मेरा पढ़ा हुआ है और मुझे इसे करना ही है, तो ये पेपर खराब होने का रीज़न हो जाता है। तो सबसे पहले जो किसी का पेपर खराब होने का एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मानता हूँ, वो मानता हूँ डिलीट होने वाले क्वेश्चन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाता है और उस क्वेश्चन के हम चिपके रहते हैं, उसे हम छोड़ते नहीं हैं, तो वो हमारा एग्जाम से बाहर निकालने के लिए ना हमें काफ़ी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में 1 मिनट में नहीं हो रहा है तो उसे आप एक बार छोड़ दें। अगर आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने वाला सिस्टम है, हम घर पे भी ट्राई करते हैं तो 1 मिनट में कर लेते हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो वो 1.5 मिनट में पकड़ में आ जाएगी, लेकिन उस क्वेश्चन के अगर हम 3-4 मिनट लगे रहें कि ये क्वेश्चन तो हमें करना ही है और वो क्वेश्चन हो भी नहीं रहा, तो इसका मतलब वो फिर क्या करता है, दूसरे क्वेश्चन पर इंपैक्ट डालता है, हमारा दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है और है ना, हमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं और स्पीड बढ़ाने की कोशिश में कुछ ईजी क्वेश्चन है ना वो भी गलत होने के चांस रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिलीट क्वेश्चंस भी दिमाग में रखें कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत आ सकता है। 14 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो जो 14 क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, उनमें सबसे ज्यादा रोल था मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स के लगभग मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। बाकी अगर एवरेज देखें तो किसी में 2 नहीं किए, किसी में 3 नहीं किए, कई ऐसे भी थे जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो एन एवरेज देखें तो सब में अगर हम डिवाइड करें तो प्रत्येक टॉपिक में लगभग 1 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया मैकेनिक्स को छोड़ के। तो इसका मतलब ये था कि मैंने सभी टॉपिक्स पढ़े थे, सभी टॉपिक्स की तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारा कभी देखा हुआ नहीं होता
और कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा डाउट रहता है और वो डाउट जब तक हमारा क्लियर नहीं होता तब तक हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते, ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि उसको हम अटैम्प्ट करें। तो इस प्रकार मैंने 14 क्वेश्चन सोचने का छोड़ने का वहाँ पे निर्णय लिया। 13 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव हुए। तो 13 क्वेश्चन नेगेटिव होने के पीछे क्या रीजन है वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो हम पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में मैं जो रणनीति अपना रहा हूँ, तो फर्स्ट राउंड में पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरे सामने क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आने के बाद में मैंने उसमें देखा था, उनमें बताना था कि दो ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि ए ट्रू है या बी ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं। तो अगर आपके पास में दो स्टेटमेंट है तो पहले देखते ही मेरे दिमाग में आया कि या तो ये इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, ऐसा मेरा पढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन कौन सा सही है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन दूसरी पली मेरे दिमाग में आया, हो सकता है कि वो रिजल्ट ऐसे लग रहे थे कि दोनों भी सही हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि मैंने पढ़ने में गलती कर दी हो, या अपन ने जिस बुक से पढ़ा है उसमें इतना सफिशिएंट मटेरियल ना हो कि अपन ढंग से डिटेल से पढ़ पाए हो। तो मेरे दिमाग में 5-10 सेकंड में डिसाइड हो गया कि मैं आंसर नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ऐसा आ गया जो कि मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए थे, 4 में से 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, 2 ऑप्शन मेरे पास बचे। जब 2 ऑप्शन बचे तो उनमें एक में 2 मल्टीप्लाई में था, एक में 2 मल्टीप्लाई में नहीं था। अब मुझे ये श्योर था कि इन दोनों में से आंसर है, लेकिन अब कौन सा आंसर है मेरे दिमाग में नहीं था। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि मैं उसे दूसरे राउंड में सरल करके देखूं, एक ऑप्शन ये था कि मैं तुक्का लगाऊं, और एक ऑप्शन ये था कि मैं उसे छोड़ दूं। तो एक ऑप्शन दूसरे राउंड में जाने वाला मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे सोल्व करूंगा तो भी ये या तो मुझसे सोल्व नहीं होगा, और अगर सोल्व भी हो जाएगा तो ये 4-5 मिनट खाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा टाइम भी खराब कर दे और सोल्व भी नहीं हो। तो दूसरे राउंड वाले में मैं जाने का जो सोच रहा था उस क्वेश्चन को, तो वो तो मैंने तुरंत कैंसिल किया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो मैं इसमें तुक्का लगाऊं या मैं इस क्वेश्चन को परमानेंट छोड़ दूं। तो मैं जब भी 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देता हूं तो तुक्का जरूर लगाता हूं, और तुक्का लगाने में टाइम इतना ही लेता हूं कि मैं क्या इसको सेकंड राउंड में कर सकता हूं, नहीं कर सकता तो क्या मैं इसके पीछे कुछ लॉजिक लगा के सोल्व कर सकता हूं, अगर नहीं कर सकता तो ये 2-3 जवाब मुझे तुरंत मिलने के बाद में मैं तुरंत तुक्का लगा देता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो मैंने ऐसे 10 सेकंड में उस क्वेश्चन के तुक्का लगाया। जब मैंने घर पे आके देखा तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, लेकिन गलत होने को मैं नेगेटिव फैक्ट नहीं मानता, मैं ज़्यादा नेगेटिव मानता हूं। आप क्वेश्चन गलत भी कराओ और टाइम भी वेस्ट कर दो। तो चूंकि वो क्वेश्चन अगर मैं 5 मिनट लगा के भी अगर सही नहीं कर पाता क्योंकि मेरे उसका सॉल्यूशन दिमाग में नहीं था, मुझे तुक्का लगाना ही था, तो तुक्का लगाने में टाइम वेस्ट क्यों। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आप घर से दिमाग में ये चीज़ लेके चलें कि मुझे तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो मिनिमम टाइम उसमें लें। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि मैं सोल्व कर सकता हूं, या फिर मैं कुछ ऐसा हिसाब लगा सकता हूं कि 1 मिनट या 1.5 मिनट में इसको सोल्व कर सकता हूं, तो दूसरे राउंड के लिए छोड़ दें। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि इसको हम तुरंत सोल्व कर सकते हैं, या फिर अपन इसमें कुछ और आइडिया लगा सकते हैं, या जो भी कुछ कह रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत आपको बताएगा कि ये चीज़ क्या है। मेरे दिमाग ने कहा कि मैं सेकेंड राउंड में नहीं जाऊँगा, मुझे तुक्का लगाना है, और मैंने तुक्का लगाया। 10 सेकंड के अंदर ऐसा सब कुछ हो गया। क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव होने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे क्वेश्चन 13 नेगेटिव हुए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर एग्जाम में नेगेटिव करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, और ऐसे टॉपिक्स की संख्या भी बहुत कम होनी चाहिए। तो नेगेटिव जाने वाले क्वेश्चंस में पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जाने का चांस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार पढ़ी थी। तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे बीएससी में नहीं थी। दूसरा, मैंने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के प्रयास किए, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर मैं एक छोड़ रहा हूं और एक अगर मैं नेगेटिव भी कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मैंने 9 क्वेश्चन किए, जिसमें से मेरा 8 सही गए, और अगर मेरा तुक्का सही जाता तो 9 भी सही हो सकते थे। तो इस प्रकार आपकी मेंटलिटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि अपन जो कर रहे हैं वो दूसरे से, यानी अपने साथियों से क्या कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इन पेपर में फर्स्ट यानी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स
इन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तीन टॉपिक रखे हैं उनमें से दो, चार पिट मेथड और लांगराज मेथड, यानी मोंगेज मेथड मेरा पढ़ा हुआ था बहुत पहले का, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं गया, थोड़ा सा पढ़ के गया था। तो इन टॉपिक में मैं आश्वस्त था कि मेरे साथी या तो मेरे से काफ़ी पीछे होंगे या मेरे से थोड़े से पीछे होंगे, लेकिन मेरे बराबर या मेरे से आगे नहीं होंगे, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी। तो फिर उसके लिए मैंने बुक्स कौन सी अपनाई उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बुक्स के लिए मैं किसी भी दूसरी बुक्स पे नहीं गया, मेरे बीएससी में जो बुक्स चलती थी मैंने उन्हीं बुक्स को पढ़ा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस इतना लेंथी है कि अगर हम 3-4 राइटर की बुक ला के रख भी दें तो पढ़ थोड़ी नहीं लेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहला टारगेट रखा कि मुझे कोई भी बुक पढ़नी है वो एक और केवल एक राइटर की बुक से ही पढ़नी है। तो मेरे जो भी बीएससी में बुक चलती थी मैंने उन बुक्स से इनको पढ़ने की कोशिश की। मैंने अलग से कौन से टॉपिक के लिए बुक्स की ट्राई किया, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में लीनियर अलजेब्रा, इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तीन टॉपिक में अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा को अगर हम छोड़ दें तो इन तीन बुक के अलावा मैंने कोई भी अदर राइटर की बुक को ट्राई नहीं किया। तो ये मुझे क्यों ट्राई करना पड़ा, क्योंकि बीएससी में हमारे पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक नहीं चलती थी, इसलिए मुझे इस बुक्स को लेना पड़ा। लीनियर अलजेब्रा मेरी कभी नहीं पढ़ी हुई थी, बीएससी की बुक थी वो हमारे पास, मेरे को इनसफिशिएंट लगी कि इसमें से मैटर इतना हम कर पाएंगे क्या कि वो बाकी जो बंदे जो कि नेट क्लियर है, नेट जीआरएफ क्लियर हैं, उनको मैं टक्कर दे पाऊंगा क्या। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी यही सिस्टम था कि मुझे लगा कि इसमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सिलेबस नेट, गेट, आईआईटी, जेईई सब में आते रहते हैं। तो इन दो टॉपिक्स का मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसका मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा था कि टॉपिक ऐसा था कि जब मैं उसको 4-5 बार पढ़ के कवर नहीं कर पाया तो मेरे को ये भी पता था अपने और साथी हैं वो भी इतना कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मुझे ये था कि ये टॉपिक्स नेट, गेट वगैरह इनमें आते रहते हैं और अपने जीरो हैं। लीनियर अलजेब्रा तो मेरी जीरो थी, जीरो। अगर जिस दिन सिलेबस आया था उस दिन मुझसे कोई पूछ ले कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है तो मुझे नहीं पता। मेरे 2-3 नाम सुने हुए थे, वो कभी मैंने बीएससी में पढ़े होंगे और मैं भूल गया दोबारा, थोड़े बहुत मैंने एमएससी में ही पढ़े होंगे। नेट के लिए मैंने कभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा नहीं, तो लीनियर अलजेब्रा मेरा जीरो था। तो सिलेबस देखने के बाद में सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा था वो लगा था लीनियर अलजेब्रा। तो मुझे सबसे पहले क्या तैयार करना था, लीनियर अलजेब्रा। मैं सोच रहा था कि अगर लीनियर अलजेब्रा में मुझे लोगों ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया तो फिर मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा। दूसरे नंबर पे मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में भी यही सोच रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मुझे अगर काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया तो वो भी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। बाकी इसमें मुझे ये डर नहीं था कि मुझे लोग काफ़ी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने 4-5 बार इसके पढ़ा था। 4-5 पढ़ने के बाद में मेरे कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हुए तो इतने कॉन्सेप्ट मैं ये मान रहा हूँ कि औरों के भी क्लियर हुए होंगे, तो उसमें डर वाली बात नहीं थी। तो यहाँ तक मैंने ये रणनीति अपनाई। अब मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो मैंने किस प्रकार बुक्स से पढ़ना स्टार्ट किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने मेरे स्टूडेंट से कोई बुक मंगाई निर्देशांक ज्यामिति की, जो नवकार प्रकाशन की थी। उससे मैंने एक चैप्टर था द पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको मैंने उससे अलग किया और मैंने बाकी बुक्स उसको वापस दे दी। तो ये मैंने इस प्रकार अपने पास रखा। इसको मैंने पहली बार बड़ी मुश्किल से पढ़ा और काफ़ी परेशान हुआ, तो लेकिन मैंने इसको पढ़ना छोड़ा नहीं और ऐसे करके मैंने इसको बड़ी मुश्किल से 2-3 बार पढ़ा। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया। तो मैंने लगभग 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए और 20 क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया। तो 3 बार मैंने पढ़ने के बाद में इन 20 क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन मुझे आरएस प्री और आईएस प्री में मिले। तो इनको जब मैंने सोल्व किया तो काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लियर हुए। तो ये कह सकते हैं कि 2 बार जो मैंने रिवीजन और किया वो इन नोट्स की हेल्प से किया कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। जब इन 20 क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, इनमें से लगभग 18 क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो गए, 2 सोल्व नहीं हुए। तो इतना मैंने पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा। इसमें एक क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड था कि मैं मान के चल रहा था एग्जाम में आएगा ही। और जैसे ही मैंने पेपर देखा और जो 10 क्वेश्चन आए थे उन 10 क्वेश्चनों में और इन 20 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं था, यानी मेरे पढ़े हुए 20 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। तो कई बार क्या होता है कि अपनी तैयारी करते हैं किस हिसाब से और पेपर आता है किस हिसाब से, इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन
मैं ये नहीं कहता कि ये 20 क्वेश्चन मैंने पढ़े वो वेस्ट गए, वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहे इन 10 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में। दूसरा, इन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि बाकियों से आपकी तैयारी ठीक है, इतनी खराब नहीं है। यानी मैं उस तैयारी को अच्छी मानता हूँ कि अगर आपके 10 टॉपिक हैं तो 10 टॉपिक में 6 में आप आगे से औरों से आगे हैं, 2 में आप औरों के बराबर हैं, और 2 टॉपिक में आप औरों से पीछे भी हैं, तो लेकिन इतना पीछे नहीं है कि आपको बहुत पीछे धकेल दें, तो वो तैयारी अच्छी मानी जाती है। तो इस पेपर को मैं ये मान के चल रहा था कि या तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी मेरे बराबर है, या अगर थोड़ा बहुत वो मेरे से आगे भी होंगे तो मैं बाकी में कवर कर लूँगा। तो मैं मेंटली बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। 1-2 पेज मैंने शॉर्ट नोट भी बनाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इतना मेरे पास टाइम था नहीं तो मैं शॉर्ट नोट बना नहीं पाया। कुल मिला के पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो तैयारी की थी वो आपके सामने है। इसके बाद में लीनियर अलजेब्रा की चर्चा करें तो लीनियर अलजेब्रा के मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए थे। लगभग अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन 250 के करीब क्वेश्चन होंगे, और लगभग 150 क्वेश्चन ऐसे और भी हैं जिनका मुझे सॉल्यूशन मिला नहीं। तो लीनियर अलजेब्रा को मैंने 0 से स्टार्ट किया था। इतने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में मेरे दिमाग ने ये कहा कि अब मैं औरों के बराबर भी हो सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन पीछे रहने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले घबराहट पैदा कर रहा है या सबसे नेगेटिव है, वो आपका अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर ना पेपर अच्छा जाने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो लीनियर अलजेब्रा मैं पढ़ता था डेली रात को सोने से 15-20 मिनट पहले, या आप ये कह सकते हो कि आधे घंटे पहले। तो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करता। शुरुआत के 1 महीने में ये हुआ कि जैसे ही मैं बुक खोलता उबासियाँ चालू हो जाती, और लगभग 15 मिनट पढ़ना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता। 1 महीने तक मैंने सोम सीरीज को पढ़ना जारी रखा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लीनियर अलजेब्रा की मैंने सोम सीरीज पढ़ी स्टार्टिंग में। 1 महीने तक डेली 15 से 20 मिनट पढ़ता, कुछ समझ में आता कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको पढ़ना जारी रखा। 1 महीने में जैसे तैसे करके मैंने उसको पूरा किया। फिर मैंने कोई एक बुक और ली, उससे पढ़ा। उससे पढ़ने के बाद मेरे को लगा अब बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करना ट्राई किया। तो क्वेश्चन कहाँ से मैंने देखे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा राइटर की बुक पढ़ने के बजाय आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर बात करें तो आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम है, तो आप कह सकते हो कि ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट, उसके बाद में आरपीएससी 2014 का जो कोर लेक्चर का पेपर वो भी अब आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद में एसीएफ का एक पेपर होता है फॉरेस्ट के लिए, ऑप्शनल पेपर मैथ का, उसमें भी मैथ के कुछ टॉपिक आते हैं, वो भी आपको देखने चाहिए। एंट्रेंस की बात करें तो बीएचयू एमएससी एंट्रेंस, सीयूसीटी यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लगता है वो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर, आप इसको एमएससी के लिए भी देख सकते हैं, पीएचडी के लिए भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो और देखना चाहो और गहराई में जाना चाहो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ टॉपिक देख सकते हैं जो एंट्रेंस का पेपर होता है। मैंने इसके अलावा नेट के पेपर, गेट के पेपर, आईआईटी जेएम, नेट के और गेट के मैंने मैथ्स के पेपर तो देखे ही देखे, कुछ टॉपिक के लिए मैंने फिजिक्स के पेपर भी देखे। तो 1-2 टॉपिक्स में मैंने क्वेश्चन कलेक्शन करने के लिए फिजिक्स के जो पेपर थे, तो नेट में मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों के पेपर देखे मैंने। इसी प्रकार गेट में भी मैथ्स और फिजिक्स दोनों के पेपर देखे। इसके अलावा आपको किसी भी अदर स्टेट का या अपने राजस्थान का कोई भी पेपर जिसमें हमारा कोई भी टॉपिक मिल जाए वो आप देख सकते हैं। तो कोई भी पीएचडी एंट्रेंस का या किसी भी, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था वो देख सकते हैं। किसी भी राज्य का सेट का पेपर मिल जाए, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो मेरे क्वेश्चंस का कलेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, ये आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल से ही बताऊँगा कि मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन ही नहीं, उनको सोल्व ही नहीं, और उसको किस प्रकार से मैं मेंटली ना एक दूसरे से अटैच करता हूं कि रिवीजन में मुझे टाइम नहीं लगता, और साथ ही साथ वो मेरे लिए क्या करते हैं, बूस्टर का काम करते हैं। तो जिस टॉपिक के नोट्स आपके तैयार हो गए उस टॉपिक में आप ये मान के चलो आप बेस्ट हो, अगर आप मेरे तरीके से नोट्स तैयार करते हैं तो।
अब हम चर्चा करते हैं कि क्या साइक्लिक ऑर्डर अपनाया जाए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे जाने के लिए नहीं कहूँगा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएं। अगर आपका सिलेबस यानी आपकी तैयारी जीरो है तो सबसे पहले तो आप दिमाग में एक सी चीज़ ये मान के चलें कि है ना एग्जाम 1 साल से पहले नहीं होगी, अगर आपकी तैयारी जीरो है तो। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मान के चलें कि एग्जाम कभी भी हो उस हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो मैं भी सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मेरी तैयारी है ना फर्स्ट पेपर की तो फिर भी मैं ठीक कह सकता हूँ, सेकंड पेपर की तो बहुत जीरो लेवल पे थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 1 साल ये एग्जाम ना हो तो अपने पास होने के चांस अच्छे हैं, और अगर ये एग्जाम 1 साल से पहले हो गई तो अपने चांस उतने ही कम है। तो चूंकि एग्जाम 1 साल से ज़्यादा लेट हुई थी तो मेरे एग्जाम मुझे तैयारी करने का अच्छा अवसर मिला, लेकिन आपको ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई कह नहीं सकते। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर आपकी तैयारी जीरो ही है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सिवाय ये सोचने के कि एग्जाम 1 साल बाद में होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से इनको साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करके रिवीजन किया, किस प्रकार पढ़ा, वो थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर को एक साथ लिया, थर्ड और फोर्थ पेपर को एक साथ लिया, और फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर को एक साथ लिया। फर्स्ट सेकंड टॉपिक, थर्ड फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ सिक्स्थ टॉपिक को एक साथ लिया। फर्स्ट सेकंड के साथ मैंने 7 को शामिल किया, और इसके साथ में थर्ड फोर्थ के साथ में मैंने 8th को शामिल किया, और फिफ्थ सिक्स्थ के साथ मैंने 9th 10th को शामिल किया। तो मैंने 3 साइक्लिक ऑर्डर बनाए। इनका आप क्रम कैसे भी डिसाइड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, कौन सा पहले स्टार्ट करोगे कौन सा बाद में स्टार्ट करोगे। इनका आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले मैंने एक बार डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, उसके बाद में मेरे पास थे पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में था मैकेनिक्स। तो मैं 15 मिनट पढ़ता पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 15 मिनट पढ़ता मैं मैकेनिक्स। दोनों को 15 मिनट देने के बाद में ऐसा लगता कि कुछ भारी काम कर लिया है, सिर भारी हो जाता, तो मैं बिल्कुल इनको छोड़ देता। तो जो टॉपिक बिल्कुल नए थे या जो लग रहा था कि इसने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको 15-15 मिनट देके मैंने थोड़ा रोटेट करना स्टार्ट किया। ये टॉपिक था, मैं कितनी भी देर पढ़ लेता था तो बोरिंग नहीं होता था, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो इसको मैं काफ़ी टाइम देता था। तो इस प्रकार मैंने इनको एक रोटेशन में स्टार्ट किया। तो यानी ये कहें कि अगर मैं डेली 1.5 घंटे पढ़ता था तो 1 घंटे पहले मैंने इसको दिया, 15 मिनट मैंने इसको दिया, और 15 मिनट मैंने इसको दिया। अगर इसकी बात करें 3, 4 और 8 की, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस मेरी स्ट्रॉन्ग थी, मुझे इनके नोट्स बनाने थे, तो मैं इनको कितना भी टाइम पढ़ सकता था, मैं बोर नहीं होता था। तो चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं थी। 8th में मैंने जो चीज़ नोट की वो बताना चाह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में सबसे पहले अपनी बुक से पढ़िए। इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मैंने नवकार प्रकाशन की एमएससी में एक बुक चलती है, उसको पढ़ा सबसे पहले। तो वो एकदम सिलेबस से बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि अपना जो सिलेबस है यानी अपना जो पेपर का जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक्स में से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। तो एक बार पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया है नवकार प्रकाशन के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बाकी जो मैं जितने भी पढ़ी थी, हमारे जो बीएससी में जिस भी राइटर की चलती थी वो मैंने पढ़ी है। आप दूसरे राइटर की न लें, सभी बुक्स एक दूसरे की लगभग सेम ही है। किसी में एक आधा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे दिया, किसी में एक आधा एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे दिया। तो 2 बुक्स इकट्ठा करने पर है ना मेंटली वर्कलोड ही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद में मैंने 5th, 6th, 9th और 10th को अगर हम देखें तो 5th, 6th, 9th, 10th में ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल मेरी इक्वेशन है ना ठीक थी, और 9th, 10th लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स ये 0 थी, ये 10% थी। तो इन दोनों को मुझे टाइम देना था। तो मैं इसको हमेशा सोने से 15 मिनट 20 मिनट आप कैसा भी टाइम मान लो उससे पहले स्टार्ट करता। 15 मिनट में मैं एकदम थक जाता, बढ़िया नींद आती, और इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मैं 15 मिनट और दिन में निकाल के देता। तो ऐसे करके जो टॉपिक मेरे ज़्यादा वीक थे उनको मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देता। ऐसे नहीं कि मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने 2-2 घंटे देना स्टार्ट कर दिया। जो मेरे वीक थे उनको मैं 15 मिनट ही देता, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं नए पेपर को आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ पाऊँ। मैं नए पेपर को सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ पाता हूँ। 15 मिनट में जितना याद रहता है उतनी अच्छी बात है।
अगले दिन स्टार्ट करते हैं तो पहले दिमाग में ये सोचते हैं कि कल का पढ़ा हुआ मुझे कुछ याद है कि उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अगर वो याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको दोबारा पीछे वाले को पढ़ते हैं और फिर आगे और बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने इनको रोटेट करके साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट किया। साइक्लिक ऑर्डर क्यों यूज में लेता हूँ? क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी लंबी नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ा और 6 महीने बाद में भी मेरे को याद रह गया। हाँ, एक बार अगर मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, एक बार मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे आज के दिन मेरे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस तैयार है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तैयार है, वेक्टर कैलकुलस तैयार है, ऑर्डिनरी पार्शियली मैकेनिक्स, ये लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। तो इसके लिए आप अगर मुझे मिनिमम टाइम भी दोगे, अगर आप मुझे कहोगे कि आपके पास एक दिन का टाइम और ये आपको सबका रिवीजन करना है, तो मेरे लिए सफिशियंट है। लेकिन अगर पहली बार पढ़ना हो तो मुझे कोई कहे कि 1 महीने में पढ़ना है तो भी नहीं पढ़ा जाए। तो पहले मैंने इनको धीरे धीरे इनमें अपना बेस मजबूत किया। जिस दिन मुझे लगा कि अब थोड़ा थोड़ा बेस स्ट्रांग हो रहा है, फिर मैंने उनमें थोड़े और ट्राई करने की कोशिश की। तो मेरा सिलेबस साइक्लिक ऑर्डर में चलता कि जो सिलेबस बिल्कुल कम है उसको थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहें, जो सिलेबस अच्छे हैं उसके क्वेश्चन का कलेक्शन करके सोल्व करें, पता लगाएं कि अपन कहाँ कमी कर रहे हैं। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करने के बाद में अपन आगे और चर्चा जारी रखते हैं। मैकेनिक्स के टॉपिक कैटनरी का क्वेश्चन है, जो कि आरपीएससी को लेक्चर 2014 जो कि एग्जाम 2016 में हुई थी उसमें आया था। क्वेश्चन है, एक एल लंबाई की एक समान जंजीर को समान क्षैतिज रेखा में स्थित 2 बिंदुओं ए तथा बी से लटकाया जाता है। यदि ए बिंदु पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का दुगुना हो तो विस्तृति ए बी का मान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में खास बात यह है कि यही क्वेश्चन बीएचयू में एमएस एंट्रेंस में 2015 के पेपर में आया हुआ है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन जस्ट पहले का देखा हुआ है और वो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए और फिर उसको आप अगर 1 मिनट खर्च करते हो तो वो मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था, काफ़ी बार पढ़ा चुका। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा कि बीएचयू एंट्रेंस 2015 में आया हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लिया। जब भी मैं पहली बार सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को तो जो जनरल मेथड है उससे सोल्व करते हैं, दूसरी बार सोल्व करते हैं तो उसमें चीज़ नोट करते जाते हैं। तो पहली बार मैंने सोल्व किया तो मैंने इसे जनरल मेथड से सोल्व किया कि t = हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था, जो कि प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको कैटनरी में, उसमें n गुणा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2t0। तो यहाँ पे w × y = 2 × wc, w से w कैंसिल, c sec psi पैरामीट्रिक इक्वेशन काम में ली, c से c कैंसिल, sec psi की वैल्यू मिल गई 2। अगर sec psi की वैल्यू 2 है तो tan psi की वैल्यू √sec psi √sec² psi -1 यानी 4 - 1, सोल्व करने पर मिला √3। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला होगा 2c log sec psi + tan psi। तो हमें c की वैल्यू और निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि s = c tan psi। तो अगर हाफ वैल्यू के लिए देखें तो टोटल लंबाई l है, तो हाफ के लिए l/2 = c। और tan psi की वैल्यू अगर हमने देखा अभी यहाँ पे tan psi की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे √3। और इससे अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 2c = l/√3। यहाँ पे मैंने c की वैल्यू नहीं निकाल के 2c की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे 2c की वैल्यू पुट करनी है। और अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो l/√3 log sec psi की वैल्यू रखता हूँ और tan psi की वैल्यू रखता हूँ, तो ये हमारा आंसर। अगर आपने इस पर काफ़ी मेहनत की है तो आप जनरली कितना भी इजीली वे से करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। तो आपका आंसर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट आपका आंसर आपका मिल जाएगा कि ये आपका आंसर है। अब इसको एक बार सोल्व करने पर तो ये चीज़ हमने कर ली, लेकिन हमें एग्जाम में क्या क्या चीज़ नोट होनी चाहिए जो पहले से हमारे क्वेश्चन देखा उसमें। तो अगर हम इसमें देखें, सब में log 2 + √3 है, log 2 + √3 है, log 2 + √3 है, log 2 + √3 है। तो फिर इसका मतलब हमें सिर्फ c की वैल्यू पे ध्यान देना है। और c की वैल्यू में भी क्या आएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उसमें आता है l/√n² - 1 log sec psi + tan psi। और sec psi + tan psi की अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आता है n और यहाँ पे आता है √n² - 1।
तो आपने एक चीज़ नोट की कि फॉर्मूला है इसका L/√n² - 1 log यहाँ पे है n+√n² - 1। तो ये जो रूट की वैल्यू है वही अपॉन में है। तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो उसके बारे में 3-4 चीज़ें पहले से नोट करके रखो। दूसरा, उस क्वेश्चन को दोबारा आप रिवाइज करो तो सीधा आप ऑप्शन देखकर उसमें टिक करने की कोशिश किया करो कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तीसरा, उसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ऐसे सोल्व किया, दूसरी बार सोल्व किया तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, तीसरी बार जब मैंने इसका रिवीजन किया तो मैंने नोट किया कि यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू है वही अपॉन में। और अगर मैं चौथी बार रिवीजन किया, मैंने 5वीं बार रिवीजन किया तो मैंने इसका सब कुछ पता कर लिया। तो मैंने क्या क्या और नोट किया, मैंने ये नोट किया कि अगर लंबाई L है तो यहाँ पे L आएगा, और क्वेश्चन में अगर लंबाई L के स्थान पे अगर 2L देगा तो यहाँ पे भी L के स्थान पे 2L आ जाएगा। दूसरा, अगर 3 गुणा देता है तो यहाँ पे अगर 3 गुणा देता है तो यहाँ पे आएगा √8, यहाँ पे भी आएगा √8। तो आपके इस प्रकार दिमाग में होना चाहिए कि क्या वैल्यू आ सकती है, क्या वैल्यू नहीं आ सकती, क्या चेंज हो सकते हैं। तीसरी चीज, अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस साइन आता तो आपके दिमाग में होना चाहिए अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो sec साई प्लस tan साई को लिख सकते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पर 1/sec साई माइनस tan साई। आप sec साई प्लस tan साई को sec साई माइनस tan साई से ऊपर मल्टीप्लाई करना, इसी से डिवाइड करना, ऊपर आएगा sec² साई माइनस tan² साई जिसकी वैल्यू होती है 1, और नीचे आएगा sec साई माइनस tan साई। और log 1/log जो भी क्वांटिटी होती है उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस लिखूं तो एक माइनस पहले भी आएगा। तो अगर एग्जामिनर थोड़ा और चेंज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस ऑप्शन में अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस देगा तो पहले भी क्या देगा, माइनस देगा। तो इस प्रकार अगर आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो और उस टॉपिक में आपने बार बार कुछ ऑब्जर्वेशन किए तो फिर आपका टाइम है ना कंज्यूम होना कम हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आप एक राउंड नहीं 2-3 राउंड आराम से कर सको। मैंने जितने भी एग्जाम दिए मुझे कभी भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम मैनेजमेंट मेरा एकदम शानदार रहता है। जो क्वेश्चन मेरे नोट से आ गया इसका मतलब वो तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो चाहे नोट्स में मेरे 1000 क्वेश्चन हो, मैं हर क्वेश्चन को टाइम देता हूँ, उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल देता हूँ जो कि एग्जाम में मेरा टाइम खा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने BHU में से एंट्रेंस में पहले आ चुका है, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लेंथी है और आप एग्जाम में इस भरोसे जा रहे हो कि भाई एग्जाम में इसको सोल्व करके कर देंगे, तो फिर या तो एक तरीका ये हो सकता है कि बाकी टॉपिक आपके शानदार हैं उसमें आप टाइम कवर कर लोगे, या फिर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो ये मैं 2 क्वेश्चन इस प्रकार से लिए हैं कि आपको पता चले कि टाइम मैनेजमेंट मैं मेरा किस प्रकार से सुधारता हूँ। हो सकता है कि आप इस प्रकार से नहीं सुधारना चाहते हो, आप सोल्व करने में विश्वास रखते हो, या फिर आपको लगता है कि ये याद नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। आपको लगता होगा अगर आप इसको याद नहीं रख सकते, आप ये कह रहे हैं, तो एक बार इसको याद कर लो मेरे कहने से, बिना देखे 2-3 बार लिख लो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक याद रहेगा कि उच्चतम बिंदु पे तनाव था वो न्यूनतम बिंदु पे तनाव का n गुना था। अगर आप इसको दोबारा नहीं लिख पाओ 1 महीने बाद भी तो मुझे कह देना। अगर आपने किसी पे होमवर्क किया है तो वो चीज़ आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ाता है। मैंने इसे खुद ट्राई किया, खुद अप्लाई किया। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ अनमने मन से सोल्व कर रहे हो, आपके सामने आंसर पड़ा है और उसमें आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते हो, नथिंग टू ऑब्जर्व, आपके पास ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर आप एग्जाम में टाइम नहीं बचता, इस चीज़ की शिकायत ज़रूर करोगे। और अगर आपने ये कह दिया कि मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन, मैंने उस क्वेश्चन को एग्जाम में 5 मिनट में सोल्व कर दिया, तो मैंने मानता हूं कि आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। 99% चांस ये होंगे कि आप एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। तो पहली चीज, पहले राउंड में आपका क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चाहे आपके 20 क्वेश्चन हो पहले राउंड में, चाहे 50 हो, चाहे 70 हो। मेरे 100 क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि मैंने 131 क्वेश्चन किए थे, तो 100 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मेरे को पता था मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं। लेकिन 100 क्वेश्चन में मैं 80 क्वेश्चन ऐसे किए मैंने जो कि मेरे 1 मिनट से कम टाइम में हो गए थे। 80 क्वेश्चन करने के बाद में मैंने 131 क्वेश्चन किए हैं, तो दूसरे राउंड में मैंने फिर और क्वेश्चन लिए हैं, तीसरे राउंड में मैंने फिर और क्वेश्चन लिए हैं। 3 राउंड मेरे होते हैं हमेशा।
तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन लेता हूँ जिनमें टाइम 2 या 2 से ज़्यादा मिनट होती हैं। तो पहला राउंड हमेशा 1 मिनट लेस देन का, साथ में वो क्वेश्चन जो कि आप सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते लेकिन उनका तुक्का लगाना है। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो कि आपको लगता है 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में हो सकते हैं। और तीसरे राउंड में शेष बचे हुए अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो क्वेश्चन करें जिसमें चाहे टाइम कितना भी कंज्यूम हो आपको करने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का मेरा अपना फंडा है। आपको अच्छा लगे तो इसे अप्लाई करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप जैसा ट्राई कर रहे हैं वो बेस्ट है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 जिसकी एग्जाम 2016 में हुई थी, उसमें मैथ्स के पेपर सेकंड में बीटा और गामा फंक्शन का एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आप कौन सा तरीका काम में लेते हो उसके बारे में आप ज़रूर सोचना। इस टॉपिक को मैंने इसलिए भी लिया है कि हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके नए पढ़े हुए हैं लेकिन बीटा गामा फंक्शन तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि मैं x - 5 बराबर क्या पुट करूँ, t पुट करूँ, लेकिन फिर हमें एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा और स्मार्ट स्टडी किया है तो x - 5 बराबर 2t पुट करेंगे। तो जैसे ही x - 5 बराबर 2t पुट करोगे तो dx बराबर हमें मिलेगा 2dt। अगर हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करूँगा तो मुझे t की वैल्यू 0 मिलेगी, और x की वैल्यू जैसे ही मैं 7 पुट करूँगा तो 7 - 5 2, और सॉल्व करने पर यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2t की पावर 6, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 - 2t की पावर 3, और dx की वैल्यू करोगे तो 2dt। इतना जल्दी आप तब कर पाओगे जब आपके इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 की पावर अगर हम कॉमन लें तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 6 + 3 + 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर 6 1 - t की पावर 3 dt। इसे लिखा मैंने 2 की पावर 10, और ये एक तरह से 0 to 1 t की पावर 7 - 1 1 - t की पावर 4 - 1 dt, और इसे मैंने लिखा 2 की पावर 10 बीटा 7,4। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2 की पावर 10 बीटा 7,4, आप कितना भी फास्ट कर लें 1 मिनट तो शायद इसमें कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपने होमवर्क किया है तो आपका कुछ टाइम बच सकता है। होमवर्क क्या कहता है कि अगर आपने बीटा m, n की डेफिनेशन पढ़ी है तो बीटा m, n होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m - 1 1 - x to the power n - 1 dx। अगर इसे हम एक लाइन पे देखें तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है बीच में। तो अगर मैं ये x कहूँ तो ये अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस होगी x, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 - x, यानी x में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो x है, ये 1 - x है। तो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक 1 - x है। 1 की पावर m - 1 है और 1 की पावर n - 1 है। अगर मैं ये स्केल चेंज कर दूँ और मैं ये स्केल कर दूँ a to b, और यहाँ बीच में ले लूँ मैं x, तो ये जो डिस्टेंस निकालेंगे ये मिलेगी x - a, ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो होगी b - x। और अगर इसी टाइप से मैं इसको भी लिखूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 to 1 था, 0 to 1 है, यहाँ पे a to b, तो a to b x - a की पावर, इसमें पहले जो x था उसकी पावर हमने ली थी m - 1, इसमें मैंने x - a की पावर ली है m - 1। जो दूसरी वैल्यू है b - x की वैल्यू मैंने ली है n - 1 dx। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए b - a to the power m - 1 प्लस n - 1 प्लस 1 इंटू में बीटा m, n। आप इसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि b - a की पावर m प्लस n - 1 बीटा m, n। अब अगर आपने ये थोड़ा सा समझ लिया कि ये कैसे आया है, आपने लाइन स्केल पे इसको समझा, फिर इसको याद रखने के लिए आपने 2-3 चीज़ें ट्रिक अपनाई। एक ट्रिक तो आपने ये अपनाई कि अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करूँ, अगर मैं a 0 पुट करूँ और b 1 पुट करूँ तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 1 की पावर जो भी होगी वो 1 आएगी। यहाँ बीटा m, n है तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी
ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले बीटा एम एन तो दे रहे हैं, साथ में एक मल्टीपल और आ रहा है। मल्टीपल क्या आ रहा है? मल्टीपल आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की सम पावर। दूसरा अगर हम इसे याद रखने के लिए देखें, एक बार तो हमने ए की वैल्यू 0 ली, बी की वैल्यू 1 ली, दूसरी बार इसे मैंने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ए इक्वल टू बी ले लिया। अगर मैंने इसे ए इक्वल टू बी ले लिया तो यानी ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, और अगर ये वैल्यू इक्वल हो गई तो ये 0 जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करते ही आंसर 0 जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन भी यही कहता है कि अगर आपके किसी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो वो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है? 0 मिलती है। अब हमें ये तो क्लियर होगा कि मल्टीप्लाई में b माइनस ए आएगा, तभी b और a बराबर लेने पर 0 होंगे। अब हमें पावर पे थोड़ा काम करना है। तो पावर पे अगर हम काम करें तो इसकी पावर प्लस इसकी पावर में अगर 1 ऐड कर दें, इसकी पावर प्लस इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, तो वो इसकी पावर हमें मिल जाएगी। दूसरा, याद अगर इनका देखें पावर m प्लस n माइनस 1 है और इनका सम करें तो ये और ये इसका सम है, तो ये सम इससे एक ज़्यादा है। तो अगर इतना हमने घर पे तैयार कर लिया मटेरियल इस टॉपिक को याद करने के लिए, फिर अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है 5 to 7 और ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 5 है। आप लाइन पे भी लिख के देख सकते हो, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ x है। अगर आप इसका फैक्टर देखोगे तो x माइनस 5, ये फैक्टर देखोगे तो 7 माइनस एक्स। तो x माइनस 5 है, वो भी हमें मिल रहा है, 7 माइनस एक्स भी मिल रहा है। ये हमारा m माइनस 1 हो गया, ये हमारा n माइनस 1 हो गया। तो हमें क्या मिलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 7 माइनस 5 की पावर ये प्लस 1, 6 प्लस 3 प्लस 1 और इनटू में बीटा। अगर ये x की पावर होता और ये 1 माइनस एक्स की पावर होता तो हमें मिलता बीटा 7,4, तो बीटा 7,4। तो उस हिसाब से अगर हम डायरेक्ट लिखें तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 10 बीटा 7,4। फिर अगर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन और सोल्व किया है तो मैं उसे और स्थायी कर सकता हूं। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ इनका सम इससे एक आगे ज़्यादा है, यहाँ इनका सम है वो इससे एक अंतर है, डिफरेंस है, यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे सम इसके इक्वल है, यहाँ पे सम इसके इक्वल है। तो हमें एक चीज़ तो दिमाग में कन्फर्म होनी चाहिए कि वो सम था उसके इक्वल नहीं था, या तो कम था या ज़्यादा था। तो अगर एग्जैक्ट दिमाग में है तब तो आपका आइडिया कहेगा कि आंसर सेकंड है, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक तैयार करें तो उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करें, उस पर थोड़ा काम करें। अगर उस पर थोड़ा सा आप काम करोगे, होमवर्क करोगे, तो वो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में ना होकर 10 सेकंड में हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को 10 सेकंड से पहले कर दिया था, तो 10 सेकंड में मैंने ये भी जांच लिया कि मैंने फॉर्मूला सही अप्लाई किया या नहीं किया। अगर आप भी इस टाइप से कुछ होमवर्क करोगे तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को 10 सेकंड से पहले कर दोगे। अब पेपर सेकंड की चर्चा करते हैं। पेपर सेकंड में भी 10 बुक्स दे रखी थी, 10 बुक्स, पेपर 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का और 75 मार्क्स का टोटल पेपर, और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो इस पेपर में मैंने लगभग 80% के करीब कोर्स किया था। एग्जाम में आए 150 क्वेश्चन, उनमें से 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो क्वेश्चन बचे 144। तो डिलीट क्वेश्चन के बारे में मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था ऑपरेशन रिसर्च का, जो ग्राफिकल मेथड था उसका। तो ग्राफिकल मेथड मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने दोबारा उसे फर्स्ट राउंड में काफ़ी टाइम दिया, और लगभग 1-1.5 मिनट देने के बाद मेरे को महसूस हो गया कि ये क्वेश्चन शायद है ना अपने से सोल्व नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसे बाद में देखेंगे। दूसरे राउंड में मैंने उसको कुछ टाइम दिया, बाद में मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए जो कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो, ये मानते हुए कि ये क्वेश्चन क्या है, मिस प्रिंटिंग है या प्रिंटिंग मिस्टेक मान लो, या क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो इस प्रकार फर्स्ट राउंड में ये ज़रूर सावधान रखें। सेकेंड राउंड में आपकी इच्छा है कि आप उसमें कितना टाइम देते हैं नहीं देते। तो 6 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में अगर हम उसके बाद, मैंने क्वेश्चन किए थे इसमें 113, तो 113 में लगभग शायद 7-8 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव गए थे, तो 8 क्वेश्चन मान लो। और इस प्रकार इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट का अगर नंबर देखें तो जहां उस पेपर में 131 अटेम्प्ट किए थे, वो यहाँ इस पेपर में 113, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इसका रीज़न एक तो ये था कि मैंने जो ये मैकेनिक्स है
इसको बिल्कुल छोड़ दिया था और मैं ये मान के चल रहा था कि पेपर बड़ा हार्ड आएगा। दूसरा मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, वो शायद ना 15 ना आके हो सकता है कि 10 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, लेकिन पेपर भी इजी आ गया और मैकेनिक्स से क्वेश्चन भी कितने आ गए, 17 आ गए। तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। इस क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मेरे पहले के पढ़े हुए थे, तो उन 2 पे मैंने टाइम जरूर लगाया। तो एक को मैंने 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड में दिमाग ने कहा कि नहीं हिसाब नहीं बैठेगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। एक क्वेश्चन को मैंने दोबारा और टाइम दिया, तो मेरे दिमाग ने कहा कि ये आंसर होना चाहिए, तो मेरे याद नहीं था, मैंने दिमाग के हिसाब से तुक्का लगा दिया। घर पे आके मैंने चेक किया तो मेरा आंसर सही मिला। तो मेरी आदत है, अगर मेरा दिमाग कहता है कि ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए या इसका ऑप्शन ये है, अगर दिमाग थोड़ा बहुत चेंज करता है कि है नहीं है, तो फिर मैं ऑप्शन नहीं लगाता हूँ। लेकिन दिमाग ने एक ही बात कही कि हाँ इसका आंसर ये लग रहा है, और जब मैं टिक करता हूँ तो दिमाग से अगर कोई दूसरी बात नहीं है तो कर देते हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि ब्लाइंड तुक्के कह सकते हैं, वो मैंने ट्राई किए और इसमें जो मैंने तुक्का मारा वो ब्लाइंड तुक्का भी मेरा सही गया। तैयारी की बात करें तो सबसे पहले टेंसर की बात करते हैं। तो टेंसर के लिए मैंने कोई और बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी, मैंने जो एमएससी में मेरे नोट्स बनाए थे उनको मैं डेली 15 मिनट देता था। तो 15 मिनट पढ़ना, तो मेरा क्या है कि आप 15 मिनट से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैं 15 मिनट नए सब्जेक्ट को इतना ही बर्दाश्त कर पाता हूँ, 15 मिनट में अति हो जाती है, उसके बाद में वो बर्दाश्त नहीं होता। जब दोबारा रिवीजन करते हैं तब उसको टाइम हम बढ़ा के दे सकते हैं। तो मैंने इसको पहले 15-15 मिनट करके स्टार्ट किया। 15-20 दिन बाद में जब मैं इसको थोड़ा बहुत मेरा पोर्शन ठीक हो गया, तब मैं जब पुराने को भी रिवाइज करता, तो 15 मिनट पुराने को रिवाइज करता, 15 मिनट आगे वाला चलता रहता। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाया, आधे घंटा कर दिया। इसमें क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया, तो उसका आंसर इतना बड़ा था तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे याद कर रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। तो उस ऑप्शन में यहाँ के लिख रखा था, यहाँ आई था, यहाँ एल था, और ऐसे यहाँ पे भी एम था, यहाँ पे आई था और एल था, दोनों नेगेटिव टर्म्स थी, मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ और था। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने सिर्फ इतना याद किया कि ये किल है, ये मिल है, इतना था। और जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे ये किल और मिल वहीं एग्जाम में सामने मिल गए, दोनों नेगेटिव साइन मिल गए और मैंने इसके टिक मार्क कर दिया और ये मेरा क्वेश्चन सही गया। तो कई बार है ना ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई है ना ये नहीं आ रहा तो उसको बिल्कुल भी नहीं देखा। यानी आपको सरसरी तौर पे अगर वो किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा देखना चाहिए कि इसमें क्या अपन कुछ नोट कर सकते हैं। तो मैंने 2 चीज़ नोट की थी कि दोनों नेगेटिव साइन है और यहाँ पे किल है मिल है, तो ये दोनों ने मुझे वहाँ मिल गए। और मैंने इनके मल्टीप्लाई नहीं देखे थे, क्या था मल्टीप्लाई में, तो वहाँ एग्जाम में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था तो मुझे तो नहीं पता क्या था, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा टारगेट क्या है कि क्वेश्चन सही करना, न कि एकदम हमारे कॉन्सेप्ट। तो सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट हम एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, इतने टॉपिक्स को पढ़ना और उन्हें एग्जाम टाइम तक मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब संभव होता तो मैं ये टॉपिक क्यों छोड़ता, मैंने इस टॉपिक को छोड़ा है। इसका भी कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था मैथमेटिकल स्टैटिक्स का, बाकी जैसे मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी में भी मैंने टोपोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया था। काफ़ी टॉपिक्स में मैंने थोड़े पार्ट छोड़ दिए थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस को मैंने अच्छे तरीके से किया था। मैं सोच रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस में आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में 8 क्वेश्चन आए। तो अगर दोबारा अगर क्वेश्चंस का देखें तो 15 क्वेश्चन स्पेशल फंक्शन, 15 क्वेश्चन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, 15 क्वेश्चन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, 16 क्वेश्चन मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी, 19 क्वेश्चन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, 12 क्वेश्चन टेंसर, 17 क्वेश्चन मैकेनिक्स, 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस, 17 क्वेश्चन ऑपरेशन रिसर्च, 16 क्वेश्चन मैथमेटिकल स्टैटिक्स। बुक्स की बात करें तो मोस्टली मैंने मेरे नोट से पढ़ा, लेकिन मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए आपको नवकार प्रकाशन की एक बीएससी में और एक एमएससी में बुक चलती है, एक बार देख लेना कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने देखी नहीं, मैंने दोस्तों से राय ली तो उन्होंने मुझे ये बताया। दूसरा, और बाकी सबके अगर बात करें तो सब लगभग मैंने अपने नोट से पढ़े थे। तो ये आप अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप 1 बुक से पढ़ते हैं 2 बुक से पढ़ते हैं। ज़्यादा बुक्स में जाओगे तो मुझे लगता है 20 टॉपिक तो पहले से दे रखे हैं, 2-2 3-3 राइटर के इकट्ठे कर लो तो 40 बुक हो जाएंगी। देख के ऐसे लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो एक राइटर की बुक सफिशिएंट है। कोशिश करो कि इनके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाएं। तो जैसे टेंसर के क्वेश्चन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, BHU में एंट्रेंस में मिल गए थे, तो ज़्यादा नहीं मिले लेकिन कुछ मिले। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो जब हम तीसरी बार उसको पढ़ते हैं
तो उस टाइम सोल्व करते हैं तो वो चीज़ें हमें थोड़ा स्टेबल करती हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है, हमें कुछ भूल रहे हैं तो वो भी हमें याद करने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम अपने हाथ से सोल्व कर रहे हैं तो वो हमें कई बार बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। टॉपिक्स एक बार शुरुआत में लगेगा कि बहुत बड़े हैं, लेकिन एक बार आप कंटिन्यू करके एक बार पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में पढ़े भाई, मैं साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ना पसंद करता हूँ। 3 ग्रुप बनाता हूँ इन 10 के, तो आपको जो 3 ग्रुप लगे वो अच्छे लगे। 2-3 बुक्स में हमेशा 15-15 मिनट के हिसाब से जरूर पढ़ता हूँ। मैं छोटा टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत प्रेफर करता हूँ। नई बुक कम टाइम दो उसको, लेकिन रेगुलर उसको देते रहो। 1 महीने या 2 महीने में टेंसर को मैंने लगातार 2 महीने 15 मिनट से, स्टार्टिंग 15 मिनट से की, 15 दिन बाद में लगभग आधी घंटा हो गया था, लगभग आधी घंटे दिया मैंने लगभग 2 महीने तक। 2 महीने बाद में जब मैंने इसको टेंसर को कंप्लीट किया तो मेरी टेंसर, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी टेंसर में बाकी से इतने पीछे नहीं हूँ। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है कि आपको एकदम ऐसे लगे पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना याद रहेगा या नहीं रहेगा। कई ऐसे आपके टॉपिक इसमें इजी भी हैं, कई स्ट्रॉन्ग मतलब वीक भी हैं। तो जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर मेलिन ट्रांसफॉर्म, क्या फिर एंकल ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्मूला पता नहीं याद रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इस चीज़ में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा हमें अब याद हो रहा है। 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपके एकदम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन पढ़ते टाइम इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि पहले और दूसरी बार क्या पढ़ा था। सिलेबस को बढ़ाएं नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि ये सिलेबस में लिख तो नहीं रख रखा, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर सिलेबस में स्ट्रिक्टली कोई टॉपिक नहीं लिख रखा तो आप उसको छोड़ दो, ये मान के कि उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस पहले से ही बहुत बड़ा है। और अपन ये मान के कि ये इसमें से भी आ सकता है और पढ़ने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। एक चीज़ का सुझाव मैं जरूर दूंगा आपको कि आपकी जानकारी में अगर पड़ोस में कोई बीएससी या एमएससी को पढ़ा रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उससे आप राय जरूर लें। कुछ बुक्स अगर वो आपको नोट्स उपलब्ध करा दे या फिर आपको वो पढ़ाई या आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता दे कि ये क्वेश्चन इसके इजी हैं, ये जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का अगर आप किसी एमएससी पढ़ा रहे टीचर से पूछोगे तो वो आपको बता देगा इन चैप्टर में ये फॉर्मूले ज़्यादा काम में होते हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा गहराई में न पढ़ो तो भी हल्का हल्का तो जरूर पढ़ो। तो ज़्यादा गहराई में इसका जो भी टॉपिक है उसका 50% गहराई से पढ़ लो, 30% हल्का पढ़ लो, 20% बिल्कुल हल्का पढ़ लो। तो बिल्कुल हल्का पढ़ने का मतलब है सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया और वो फॉर्मूला अगर दूसरा करके आता है और आप छोड़ के आते हो तो गलत है। तो ये चीज़ है ना अच्छी है कि सिलेबस को 100% की तरफ ले जाना चाहिए, चाहे उसमें सॉलिड 50% ही हो, 30% कम सॉलिड हो, 20% बिल्कुल ही कम सॉलिड हो। मैंने ऐसे कई टॉपिक हैं जिनको बिल्कुल माइनर टाइम दिया था एग्जाम से पहले, और वो टॉपिक मुझे है ना थोड़ा सा टाइम देने पर भी मेरे उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। एक चीज़ का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट पे ज़रूर काम करें। अगर आप हमेशा ही किसी भी एग्जाम में देते हैं और आपके पास टाइम कम रहता है तो आपको क्वेश्चनों को टाइम देना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में चीज़ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा, लेकिन आप धीरे धीरे इस पर काम करोगे तो काफ़ी कुछ ऑब्जर्व होने लग जाएगा। तो ये कुछ सुझाव हैं, 2-4 सुझाव मैं आपको और देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो आपको 80% सिलेबस तो ज़रूर करना है। मैं तो प्राथमिकता देता हूँ 90% प्लस की। ये मान के चलते हुए कि पेपर इजी आएगा और आपके पास टाइम रहेगा, तो आपको 90% सिलेबस करना चाहिए। और अगर आपसे 90% नहीं हो रहा तो 80% से कम तो बिल्कुल नहीं। 90% सिलेबस करने का फ़ायदा क्या है? 90% सिलेबस करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका पेपर जीके का कमज़ोर हो गया और आपको ये लग रहा है कि मैथ में मुझे उसे कवर करना है, तो वो तभी कवर कर पाएंगे जब मैथ का सिलेबस ज़्यादा होगा, एक चीज़। दूसरा, ज़्यादा सिलेबस है तो आपके पास चॉइस रहती है कि इसको अपन छोड़ें या नहीं छोड़ें। तो कई बार किसी टॉपिक में से हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं चाहे आपका पढ़ा हुआ हो। और कई बार कोई टॉपिक ऐसा होता है उसमें इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो इजी वे में हो जाते हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो एग्जाम से बाहर होने के चांस ज़्यादा हैं, और हार्ड क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है अचानक कि मुझे क्वेश्चन इतने करने हैं, तो वो स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हो तो वो चीज़ भी तभी संभव है कि स्पीड बढ़ाने की तभी आवश्यकता होगी जब आपका सिलेबस ज़्यादा होगा। तो सिलेबस ज़्यादा है तो दूसरा उसमें क्या करें, प्रॉपर रिवीजन करें। प्रॉपर रिवीजन के लिए भाई मैं तो साइक्लिक ऑर्डर में बढ़िया मानता हूँ कि 3 या 4 बुक एक साइक्लिक ऑर्डर में रखें।
एक बुक पढ़ी, उसके बाद में दूसरी बुक, बाद में तीसरी बुक, बाद में दोबारा पहली, दूसरी, तीसरी, इनका एक टाइम फिक्स कर दें। स्टार्टिंग में ऐसा ना करें, स्टार्टिंग में एक बार जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ें। कुछ बुक्स कंप्लीट होने के बाद में उसको साइक्लिक ऑर्डर में लिया है। साइक्लिक ऑर्डर का फायदा ये होता है कि अपने माइंड में जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। तो अगर वो तभी बदलती है जब प्रॉपर रिवीजन हो। तो प्रॉपर रिवीजन विद क्वेश्चन सॉल्यूशंस। तो अगर क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन लगा रहे हो रिवीजन करते टाइम, तो आपकी मेमोरी है वो एकदम सॉलिड हो जाएगी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप एग्जाम टाइम तक भी आप उसको याद रख पाएंगे। एग्जाम से पहले का जो एक महीना होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक महीने बाद में आपके एग्जाम है, तो फिर आपको ये देखना है कि नए टॉपिक करने हैं, रिवीजन करना है। तो अगर आपकी सॉलिड अच्छी तैयारी है, जैसे मैंने एग्जाम से मैंने एक महीना इसलिए छोड़ दिया था कि ये टॉपिक मेरे को एग्जाम से एक महीने पहले जरूर देखने हैं, और ये टॉपिक मेरे को है ना एग्जाम से पहले नहीं देखने, क्योंकि इनको अगर मैं 6 महीने भी नहीं देखूंगा तो मेरे दिमाग से कहीं नहीं जाएंगे, मेरे एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं। तो आपको ऐसे डिवाइडेशन होना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे रिवीजन के लिए रखने एग्जाम से पहले एक महीने, ये टॉपिक मुझे रिवीजन ना करूंगा तो भी चलेंगे। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट पे जरूर काम करें। तो टाइम मैनेजमेंट में पहला राउंड है, मैं 3-4 राउंड लगाता हूं एग्जाम में। तो पहला राउंड है, उसमें कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा न ले, प्लस कुछ क्वेश्चन जिनके तुक्के लगाने हैं और उनको सेकंड राउंड में नहीं लगाने हैं। तो तुक्के वाले अगर आप लगाते हो, नहीं लगाते हो तो ये हटा देना। अगर तुक्के लगाते हो तो वो क्वेश्चन जिनको सेकंड राउंड में न लगा के पहले में लगाने हैं, वो तुक्के वाले क्वेश्चन प्लस 1 मिनट से कम टाइम वाले क्वेश्चन आपको पहले राउंड में करने हैं। आपका टॉपिक चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन कोई टाइम ले रहा है और आपको लग रहा है कि 1 मिनट और ले सकता है, उसको छोड़ दो। तो उस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में छोड़ दोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। उसको आप सेकंड राउंड में आप प्राथमिकता से ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन से बचें जो 1 मिनट से ज्यादा ले सकता है। तो मैंने कभी भी मेरे फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के काफी क्वेश्चन होते हैं, फिर आधे मिनट, 40 सेकंड, लेकिन वो तभी होते हैं क्योंकि मेरे उन पे होमवर्क काफी किया हुआ है। तो आप भी होमवर्क ज्यादा करेंगे तो आपका टाइम कम लेंगे। अगर आप पहले राउंड में 2-2 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट इतना आप लेने लग जाओगे तो इसका मतलब आपका इजी पोर्शन बाकी रह सकता है। तो ये चीज आप पहले प्रॉपर इसकी प्लानिंग करें। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करें जो कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप कहीं लिख भी लें कि भाई मुझे 31 का क्वेश्चन लिखना है, फिर मेरे को 46 का देखना है, फिर मेरे को 97 का क्वेश्चन देखना है। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होने की संभावना पूरी है, और ऑनलाइन एग्जाम में पता नहीं चलता कि दोबारा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपके जो भी सेकंड राउंड में 20, 30, 40 क्वेश्चन लिखने हैं वो आप उसको क्रम वाइज सेट कर लो। उनमें भी आप लेवल डिसाइड कर सकते हो कि इसको पहले देखना है, इसको एक टिक किया, ये थोड़ा कम संभावना है तो उसको बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से आप डिवाइडेशन कर सकते हो। इसके बाद में स्मॉल स्टेप पढ़ने के लिए मैं जो सबसे बढ़िया प्रभावी तरीका मानता हूं, स्मॉल स्टेप। चाहे आप डेली 5 मिनट ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। और एक टॉपिक को आप डेली 15 मिनट पढ़ लो, 2 महीने में वो टॉपिक आपका लगभग, ऐसा 1-2 टॉपिक को छोड़ के बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि डेली आप 15 मिनट पढ़ोगे और 2 महीने में वो आपका कवर नहीं होगा। तो आप पढ़ के देख लेना, अगर लगे कि इसमें दम नहीं है तो मुझे कह देना। मैंने ये स्मॉल स्टेप वाला फॉर्मूला 4-5 पेपर पे लगाया है, जिसमें टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, उसके बाद में लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ऐसे कुछ पेपर हैं जिनको मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाता था, और साथ में इस तरीके से मैंने अपना के, तो मैं 15 मिनट सोने से पहले 15 मिनट उठ के 15 मिनट मैं दोपहर में दे रहा हूँ, लेकिन मैं 3-4 पेपर ऐसे साथ लेके चलता था जो कि मेरे 0 थे। तो इसकी सहायता से मुझे ये भी लगता था कि मेरा सिलेबस बढ़ रहा है, चाहे बढ़ रहा हो धीरे स्पीड से ही, लेकिन सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये 4 मेरे सुझाव, आप बिल्कुल इस पर काम करना। इनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर हैं 9460308215। आपका हार्दिक स्वागत है। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, मन में न रखें। हो सकता है कि आप